आईपीएल टीम का कैप्टन चुनना हो, स्कूल का हेड बॉय या किसी क्लास का मॉनिटर चुनना हो, तो उनके चुनाव की कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई प्रोसेस तो होती ही होगी ना। अब ज़रा सोचिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम अपने सरकार को कैसे चुनते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन और आप देख रहे हैं अड्डा 24/7 CUET टाइटन्स। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को एक बार हम अपने डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे कि आप सभी बच्चों ने या हमने भी कभी ना कभी गेम तो खेले ही होंगे ना, और शायद अभी भी खेलते हैं। मैं तो अभी भी खेलता हूँ, आपका पता नहीं, आप बिज़ी हो गए हैं शायद ज़्यादा पढ़ाई में। तो जब हम गेम खेलते हैं तो उस गेम के कुछ ना कुछ रूल्स भी होते हैं। उन रूल्स की वजह से ही उस गेम में हमको मज़ा भी आता है, और कोई ना कोई रेगुलेटर भी होता है जो क्या करता है, जिसका मेन काम होता है कि उन रूल्स को इम्पार्शली इम्प्लीमेंट करना। तो क्या है, गेम के कुछ ना कुछ रूल्स भी हैं कि भैया उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उस गेम को खेलने में मज़ा नहीं आएगा। अब एग्जांपल ले लो कि विराट कोहली मैच खेलने जाए और बोले कि भैया मैं तो एक स्टार प्लेयर हूँ, बड़ा प्लेयर हूँ, मैं एक बारी के बाद दोबारा बैटिंग लूँगा, मैं आउट ही नहीं मानूंगा। तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी होगी। तो वो इम्पार्शल गेम नहीं हो पाएगा। इम्पार्शल गेम क्या होता है कि हर किसी पे इक्वली इम्प्लीमेंट हो, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन जब हर किसी पे इक्वली इम्प्लीमेंट होंगे तो तभी उस गेम को खेलने में मज़ा भी आता है। तो जब गेम में रूल्स हैं तो गेम में रेगुलेटर भी होंगे जो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो रेगुलेटर को हम समटाइम्स एम्पायर भी बोल देते हैं गेम की टर्म में, कि भैया वो एम्पायर है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है और हर किसी पे इक्वल लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। अब जब हम बचपन में गली क्रिकेट खेलते थे तो गली क्रिकेट में हमने देखा होगा ना कि जिसका बैट जिसकी बॉल, वो बंदा कहता था भाई मेरी तो 2 चांसेस होनी चाहिए, मैं तो 2 चांस लेने वाला हूँ। अगर मैं एक बार आउट हुआ तो क्या हो जाएगा कि मैं एक बार और चांस लूँगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज मेरे ही हैं, बैट भी मेरा, बॉल भी मेरी, विकेट भी मेरी, तो मेरे को एटलीस्ट एक चांस और मिलना चाहिए। जब हम चीज़ों में पार्शियलिटी करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो आउटकम होती है वो क्या हो जाती है, आउटकम चेंज हो जाती है। क्यों हो गई ये आउटकम चेंज? ये आउटकम चेंज हुई है क्यों? क्योंकि हमने रूल को फॉलो नहीं किया। अब आप बोलोगे भैया कैसी आउटकम, अभी बताते हैं कैसी आउटकम। यू डोंट फॉलो द रूल। अब मान लो कि जिस बच्चे के पास बैट है, जिस बच्चे के पास बॉल है, जिस बच्चे की वो विकेट है, वो A टीम का मेंबर है, उनका मैच चल रहा है बी टीम के मेंबर से, और मैच में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि B टीम जीत रही है और A टीम हारने वाली है। और A टीम में वो बच्चा खेल रहा है जिसके वो रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा, कि ऐसा कि मैच जिता ही देगा। बट बीच में क्या होता है, एक बढ़िया बॉलर आता है और उसको कर देता है आउट, टाइम फिश। बट A टीम के उस मेंबर को तो वरदान मिला हुआ है ना। क्या वरदान मिला हुआ है कि भैया रिसोर्सेज उसके हैं तो वो 2 चांस खेलेगा, और इस वरदान या इस वजह से कि उसको 2 चांसेस मिलेंगे, इम्पार्शल नहीं हो रही है ना चीज़ें, तो 2 चांस की वजह से क्या होता है कि B टीम जो जीत रही थी वो हार जाएगी और A टीम जीत जाएगी। तो जैसे गेम में अगर हम रूल्स फॉलो ना करें तो गेम के जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, आउटकम्स चेंज हो जाती हैं, तो उस गेम को खेलने में फिर मज़ा नहीं आएगा। जो बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं हम नहीं खेल रहे भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं, अगली बार हम खेलेंगे तो अपना बैट बॉल खुद ही ले आएंगे। जैसा गेम में होता है ऐसा ही इलेक्शन में भी होता है। इलेक्शन का मेन टारगेट क्या है? इलेक्शन का मेन टारगेट है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना। अभी आपको थोड़ी बातें वेग सी लगेंगी, बट जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड तक जाते जाएंगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे, बट इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलोगे, ना एग्ज़ाम तक और ना एग्ज़ाम के बाद भी। ठीक है। तो इलेक्शन का मेन मोटिव समझो क्या है। इलेक्शन का मेन मोटिव है क्या, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना। आगे समझेंगे क्यों चुनते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी समझें कि जैसे गेम के कुछ रूल होते हैं ऐसे ही इलेक्शन में भी कुछ रूल तो होते होंगे। उन रूल्स को हम पढ़ेंगे कि भैया कौन लड़ सकता है, कौन वोट डाल सकता है, कैसे इलेक्शन होगा, कौन वोट्स को काउंट करेगा, कैसे उनकी काउंटिंग होगी। ठीक है। जैसे गेम में रूल ऐसे ही हमारे इलेक्शन में भी रूल। जैसे गेम में एम्पायर ऐसे ही इलेक्शन का भी एक एम्पायर है भैया, एक रेगुलेटर है, जिसे अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जैसे गेम के रूल गेम्स की रूल बुक में डिफाइंड होते हैं, ऐसे ही इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेटर की पावर कहाँ पे डिफाइंड है? तो इलेक्शन के रूल्स और उनके रेगुलेटर की पावर कहाँ पे डिफाइंड है? रूल्स एंड द पावर ऑफ रेगुलेटर, यानी जो पूरे इलेक्शन को रेगुलेट कर रहा है वो कहाँ पे डिफाइंड है? पावर ऑफ
रेगुलेटर, ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको सोच के रखना है, और उस क्वेश्चन का जवाब इसी चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो मैं दूंगा, पहले तुमसे पूछूंगा फिर हम बताएंगे। तो ये याद रखना है कि वो कहाँ पे लिखे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द पावर ऑफ रेगुलेटर कहाँ पे लिखा हुआ है? वो हमारे संविधान में लिखा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डेली बेसिस पे भी तो रूल फॉर्मुलेशन होते हैं ना, जो पार्लियामेंट सेशन में होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में होती है, चल रही होती है, तो रूल्स तो वो भी बनाते हैं। हमारे डेली लाइफ के जो रूल्स बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो कहाँ पे बन रहे हैं? अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वो पार्लियामेंट में बन रहे हैं, और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बन रहे हैं। पर इलेक्शन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द पावर ऑफ रेगुलेटर है, वो हमने कहाँ पे डिफाइन किया है? वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया हमने क्यों किया है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन? हम पार्लियामेंट में भी तो रूल बना सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को रखो, सोचो, लिखो, और जब हम चलेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा और फिर इसका जवाब हम देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस कहाँ पे होगा? इस चैप्टर में हमारा फोकस टोटल 4 चीज़ों पे होगा। फोकस ऑफ चैप्टर क्या है? फोकस ऑफ चैप्टर का मतलब है कि जब हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे तो इन 4 सवालों के जवाब या इन 4 चीज़ों के बारे में हमें क्या हो जाएगी? इन 4 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। कोई हमसे पूछे तो हम आसानी से बता पाएंगे कि भैया हाँ, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। और एट द एंड हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव अच्छे मार्क्स स्कोर करना ही तो है, चीज़ों को तो समझना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करेंगी। एज अ सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन आपको हेल्प करेंगे। एक अच्छा नागरिक भी तो बनना है, एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ आपको एक अच्छा सिटीजन भी बनना है। तो एक अच्छा सिटीजन तभी बन सकता है जब उसे अपनी पावर्स का पता हो, उसे पता हो कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जो डेली लाइफ में डिसीजन लिए जाते हैं उसमें एक आम नागरिक का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला फोकस क्या है कि हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन मेथड्स। कि भैया हमें इलेक्शन तो करना है, पर इलेक्शन कैसे करना है, कैसे चुनाव करना है, कैसे हमें लोगों को चुनना है, उसके भी तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। जैसे हम कुछ चीज़ों को हिंदी में पढ़ लेते हैं, कुछ को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऐसे ही इलेक्शन कराने के भी तो तरीके होते होंगे। तो मेनली इलेक्शन कराने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ मैं बस नाम लिख रहा हूँ, इस चैप्टर में इनको ही हम पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। जो डायरेक्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वो इसके डिफरेंस के बेस पे ही आता है कि बताएं इसके बीच का डिफरेंस। तो क्या है? एक तरीका होता है FPTP, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक तरीका क्या होता है? PR मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी इसको बस आपको नाम को याद रखना है, इसके बारे में हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पर जब मैं इनका नाम लूँ तो आप ऐसे बिहेव ना करें, अरे ये क्या ले दिया भाई, ये तो हमने पता ही नहीं था। तो इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में नाम बता रहा हूँ कि जब हम इनको पढ़ें तो आपका एकदम कोरिलेशन बन जाए और याद करना आसान हो जाए, रटना ना पड़े चीज़ों को। अभी हमें ये ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट इतने हार्ड क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, रट लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। रटना ही तो साइंस साइड थोड़ी है कि हमें मेहनत करनी है। नहीं भाई, ह्यूमैनिटीज़ को रटना नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ को समझना है और उसे फील करना है। डेली लाइफ में जितना हमारे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए कॉमर्स की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमारे लिए ह्यूमैनिटीज़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे इंसान बनने में भी ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करती है। तो इसलिए आपको ह्यूमैनिटीज़ को रटना नहीं है, समझना है, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना है, और फिर उन्हें आराम से लिखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बार बार पढ़ेंगे तो लिखने की भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, जितना हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों की मेन डिमांड यही होनी चाहिए कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों। जैसे साइंस वाले बच्चों के न्यूमेरिकल सोल्व करने की स्किल बहुत अच्छी होती है ना, तो ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों की राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। पता है तुम्हें राइटिंग स्किल? तो आओ देखो अगला क्या पढ़ेंगे हम। अगला फोकस हमारा किस पे होगा? जैसे फर्स्ट फोकस किस चीज़ पे है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी जो इंडिया ने जो सा तरीका चूज़ कर लिया, अब उसके कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, उसके कुछ ना कुछ फीचर्स तो होंगे ही ना, तभी तो इंडिया ने चूज़ किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी जो हमने चूज़ किया है हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब इंडिया ने कोई इनमें से एक ही चूज़ नहीं किया है। जब हम लोकसभा के इलेक्शन कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराते हैं, तो हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। वहीं जब हम राज्यसभा के इलेक्शन कराएंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएंगे, तो हम पीआर सिस्टम का एक वेरिएंट, यानी पीआर सिस्टम में भी टोटल 3 वेरिएंट होते हैं, उसका एक वेरिएंट होता है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। उसको हम यूज़ करते हैं किस किस में, इसको अभी सिर्फ याद रखना है कि जब हम इसको पढ़ें तो हम कोरिलेट कर सके कि इंडिया इसको कहाँ यूज़ करता है। एफपीटीपी यूज़ होता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोअर हाउस के लिए, यानी समटाइम उनमें भी अपर हाउस होते हैं, हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। और थर्ड किसके लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब हम लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट तब तक आपको इन चीज़ों को फैमिलियर हो जाना है कि जब बार बार आप इन चीज़ों को सुनते रहेंगे ना तो आप ऐसे नहीं होंगे, ओए ये क्या बोल दिया। तो ऐसे जब नहीं होगे तो चीज़ों को समझना और याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला टारगेट हमारा क्या है, अगला फोकस क्या होगा इस चैप्टर का, कि जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंडिया ने चूज़ किया है उसके करेक्टरिस्टिक्स को जानना, कि भैया हमारी क्या सिचुएशंस रही होंगी कि हमने इसको चूज़ किया। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो पागल तो थे नहीं ना, उन्होंने किसी ना किसी पर्पज से ही तो ये चीज़ें करी होंगी। और ये सब चीज़ें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी डिसाइड होती हुई चलेंगी ना, कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, जैसे हम भी तो अब सोचते हैं कि जब हम 11-12 में पास हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, 11-12 में हमारे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारे घर वाले हमें ये दिला देंगे। जैसे एक स्टूडेंट की एस्पिरेशन होती है, ऐसे ही एक सोसाइटी एज अ होल, जिसको हमने बोल दिया कंट्री, एक नेशन स्टेट, एक नेशन की भी तो एस्पिरेशन होती है कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम एक ऐसा देश बनाएंगे, हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे हर किसी को इक्वल राइट्स मिलें, हर किसी के पास फ्रीडम हो, किसी को दबाया ना जा सके, क्योंकि उन सब चीज़ों के अगेंस्ट लड़के ही तो हम आए। तो उन सब चीज़ों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, हर कोई अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके, तो उसके हिसाब से ही हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शन को चूज़ किया होगा। अगला क्या है, सी पे हम क्या पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ऐसे समझना जैसे अभी हमने गेम देखा था ना, कि भैया गेम में अगर रूल्स इम्पार्शियली, यानी किसी के साथ भेदभाव ना हो, हम पार्शियलिटी ना करें, अगर वैसे इम्प्लीमेंट होंगे तो वो गेम फ्री होगा, फेयर होगा, यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो फ्री इलेक्शन का मतलब है कि जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हम ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि भैया आप काले हो, आप गोरे हो, आप इस कास्ट से आते हो, इस धर्म से आते हो, आप इस प्लेस से आते हो, आप गांव से आते हो या फिर आप शहर से आते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर चाहते हो इलेक्शन लड़ना तो आप लड़ लो भाई, कोई नहीं, किसी ने नहीं रोका आपको। तो उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्शन, कि एवरीवन इज़ एलिजिबल। बस एक कंडीशन है कि वो सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भैया अमेरिका का बंदा आके इंडिया में चुनाव लड़ लेगा, नहीं। फर्स्ट प्री कंडीशन क्या है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्शन, कि हर किसी के पास पावर है, हर किसी के पास फ्री विल है कि वो इलेक्शन अगर लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। फेयर का मीन्स क्या होता है, फेयर मीन्स कि चाहे इलेक्शन में मान लो कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक कंटेस्टेंट ऐसा हो सकता है जो पिछले 5 टर्म से लगातार MP MLA या बनता हुआ आ रहा है, एक हो सकता है कि बिल्कुल नया आया है। तो फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप होंगे 5 टर्म से एक MP एक MLA कुछ भी, बट जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपका कोई एज नहीं है। आपकी एक एज हो सकती है कि आप लोगों से कनेक्ट है, आपकी जो पॉपुलैरिटी वो थोड़ी ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपको कोई एज नहीं देगा, आपके लिए आप भी उसी लेवल पे और जो बेचारा नया कंटेस्टेंट आया है वो भी उसी लेवल पे। इसको हम बोलते हैं फेयर इलेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक डेमोक्रेसी को फ्लरिश कराने के लिए, किसी भी एक डेमोक्रेसी को अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने लोगों का बेहतर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। हम टोटल इसमें 4 चीज़ों को कवर करेंगे। तो चौथा क्या है, अब हम देखते हैं चौथा क्या है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं पूछूंगा तुमसे, तो देखते रहना, कभी ऐसी मज़े ले रहे हो, ध्यान से पढ़ना है। लास्ट क्या है, लास्ट हम बोलेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि जैसे
जब हम छोटे होते हैं तो हमारा काम करने का तरीका, चीज़ों को सोचने का तरीका, समाज को देखने का तरीका अलग होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता जाता है, हमारे अंदर वाइजनेस आती रहती है कि क्या सही क्या गलत, वैसे वैसे हमारा नज़रिया भी चेंज होता रहता है। तो एक समाज में भी ऐसे ही चीज़ें चलती हैं कि जब समाज स्टार्टिंग में था तो तब शायद इलेक्शन कराने के कुछ और तरीके रहे होंगे। अब उन तरीकों के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है कि भैया हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसा खर्च होता है एक बार का इलेक्शन कराने में। इसीलिए क्या चलता है कि अभी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है, बट इसको आप लिख लेना। इसीलिए किस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, इसीलिए मोदी जी फोकस करते हैं किस पे, कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसके अपने कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं, बट इसके पीछे इकोनॉमिक मोटिव भी हैं। इसके पीछे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का भी एक मोटिव होता है। वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स कि एक बार इलेक्शन हो, वो चाहे पार्लियामेंट के लिए हो, वो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो, एक ही बार होके ख़त्म हो जाए। एक बार हुआ, लोगों ने वोट दिया और चीज़ें फिनिश। क्योंकि इलेक्शन कराना बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। इलेक्शन कराने में टीचर्स की भी नीड होती है। जब टीचर्स अपने स्कूल अपनी क्लास को छोड़ के इलेक्शन कराने जाते हैं तो जो उनका एकेडमिक सिस्टम चल रहा होता है, एकेडमिक कैलेंडर में मतलब क्या क्या अचीव करना है, क्या बच्चों को पढ़ाना है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो भैया टीचर भी तो इंसान ही है, वो रोबोट थोड़ी हैं कि वो वहाँ भी काम कर लेंगे वहाँ भी काम कर लेंगे। थकता है इंसान, बीमार भी हो जाता है। और समटाइम्स तो इलेक्शन जब होते हैं तो कोई कोई पोलिंग बूथ क्या होता है, तुम पूछोगे पोलिंग बूथ क्या है, तो पोलिंग बूथ वो होता है जहाँ पे वोटिंग होती है, जहाँ पे वोट्स डलती हैं, उसे हम बोलते हैं पोलिंग बूथ। अगर बूथ का हम जनरल मीनिंग देखें तो बूथ का जनरल क्या मीनिंग होता है, कोई भी एक एरिया जहाँ पे चीज़ें हो रही हो। तो ऐसी जो पोलिंग बूथ होता है वो क्या है, पोलिंग बूथ वो जगह जहाँ पे हम वोट डाल रहे हैं। तो हर जगह पोलिंग बूथ अच्छे नहीं होते हैं। समटाइम्स कई खेतों में गर्मी है, फलाना है, ढिमकाना है, समटाइम टॉयलेट फैसिलिटी भी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी इलेक्शन कराने हैं ना भाई। तो उससे क्या होता है, उससे जब वो टीचर वहाँ जाएगा, मेल टीचर जाएगा, फीमेल टीचर जाएगा, तो वो बीमार भी तो हो जाएंगे बेचारे, इंसान ही है ना वो भी। और वो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया वो इलेक्शन भी करा लें, वो इलेक्टोरल रोल्स भी बना लें, उन्हें जाके चेक भी करा लें और आके फिर स्कूल में भी पढ़ा लें। तो इसके अपने सोशल इम्पैक्ट भी हैं, इसके अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है भैया इसके तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, दे नो कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बेहतर है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक स्टोरी सुनाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमने ये बोला कि भैया जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। तो उस टाइम पे जितनी भी कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट हो रही थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रियों के इंडिपेंडेंस, क्योंकि कॉलोनाइज हो रखी थी, वो कॉलोनीज हुआ करती थी यूरोपियन पावर्स की। ब्रिटेन की कॉलोनी है, कोई फ्रांस की कॉलोनी है, कोई जर्मन कॉलोनी है, वो अब इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आज़ाद हो रही हैं। तो जब वो आज़ाद होने लगी, इंडिपेंडेंट होने लगी अपनी कॉलोनियल पावर से, एक मिनट हम भी थोड़ा अपने गले से आज़ाद हो जाएं, कह रहा है रहम कर लो हमारे ऊपर थोड़ा। तो जब वो कंट्रीज़ जो एक टाइम पे कॉलोनाइज हुआ करती थी, वो जब इंडिपेंडेंट होने लगी तो मैक्सिमम कंट्री अथॉरिटेरियन कंट्री बन गई। अथॉरिटेरियन मतलब कि मिलिट्री रूल लग गया है, या एक ही बंदा बन गया है, मैं ही हूँ इस कंट्री का करता धरता, आपको चुनना है मुझे ही चुनो और किसी को आप नहीं चुनोगे, मेरे को ही पता है क्या सही और क्या गलत। तो उसके उस टाइम पे यूरोपियन पावर्स क्या बोल रही थी कि भैया भारत तो जोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत है, यानी विविधता भी बहुत है। कैसी विविधता कि भाषा की भी विविधता है, यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी, और अलग अलग तरह की कास्ट है। यहाँ गोरे लोग भी हैं, काले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, और बड़ी बड़ी आँखों वाले लोग भी हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया इतनी डाइवर्सिटी है और लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो एडमेंट थे, बिल्कुल उन्हें था कि भैया जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो उसको हम एंशिएंट टाइम में जी भी चुके हैं। बट बताने से अच्छा चीज़ों को करके दिखाना होता है। अब आप बोलते रहो कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, ढोल पीटते रहो, बट बोलने से ज़्यादा जब आप अच्छे ले आओगे तो जो आपको बोल रहे हैं उनका मुंह खुद ही बंद हो जाने वाला है। तो ठीक है, बोलने से ज़्यादा करने पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, उन्होंने बोलने पे, चीज़ों को कन्फ्रंट करने से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया। और जैसे जैसे चीज़ें बेहतर बनी, और आज अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, और इलेक्शन होते हैं तो लोग चुनते हैं, और लोग इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि जब MP के इलेक्शन है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी PM वाले इलेक्शन, जब हम मोदी जी को चुन रहे हैं, और जब
सीएम वाले चुनाव है, जैसे योगी जी को चुन रहे हैं, तो उन्हें पता है कि किस हिसाब से वोट्स करनी है, कि जब पार्लियामेंट वाली इलेक्शन है तो कैसे किस मुद्दों को देखना है, और जब हम स्टेट लेवल पे आ जाते हैं तो हमें किस मुद्दों को देखना है। सिर्फ लिटरेसी रेट से ही हम किसी की समझदारी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी है कि एक ही बारी में चीज़ें खत्म हो जाएं, एक थोड़ा कोहेशन आ जाए। कोहेशन मतलब कि समटाइम क्या होता है कि अभी सेंटर में चुनाव हुए हैं, स्टेट के 2 साल बाद हो रहे हैं, तो वो एक जो होता है ना कोहेशन नहीं आ पाता डिसीजंस में, कि हम एक साथ मिल के डिसीजन ले सकें। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी होते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन का अभी मैंने बताया ना कि इलेक्शन कराना बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसा खर्च होता है। और वो पैसा किसका खर्च हो रहा है भाई? हमारा ही तो खर्च हो रहा है। मतलब अभी तुम्हारा नहीं हो रहा क्योंकि तुम कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स का तो खर्च हो रहा है। अगर हम कहें कि वो पैसा आप एक ही बार खर्च कर लो और उस पैसे से आप अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, अच्छे स्कूल्स बनाओ, अच्छे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, हमारे लिए अच्छी अच्छी रोड्स बना दो, तो वो ज़्यादा बेहतर है या बार बार इलेक्शन कराने पे पैसा खर्च हो? एक बार करो खर्च और ख़त्म। सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगती हैं, बसेस भी यूज़ होती हैं, टीचर्स भी यूज़ हो रहे हैं, यानी सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा है। वो टीचर जो बेचारा आराम से अपने बच्चे को पढ़ाए, जिसके लिए वो आया है, जो उसका मोटिव है, उससे काम करवा रहे हैं इलेक्शन में। बट क्या करे, करना पड़ता है, कोई तो करेगा। टीचर से इसलिए कराते हैं क्योंकि इलेक्शन में एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, और एक समाज में एक शिक्षक से ज़्यादा क्या कोई समझदार और क्या कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, तो इसलिए उनको वहाँ जॉब पे लगवाते हैं। चलो आओ बैक टू टॉपिक। अभी तक हमने 3 देखा। फर्स्ट वन इज़ के डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। 2 मेथड हम पढ़ेंगे, FPTP एंड PR सिस्टम। अगला क्या है कि जो सिस्टम हमने चूज़ किया है, जो इलेक्शन का सिस्टम हमने चूज़ किया है, हम उस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि भैया हमने क्यों चूज़ किया है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या पॉजिटिव हैं, इसके क्या नेगेटिव्स हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि किसी भी एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ही होता है। तभी ट्रू सेंस में हम बोल सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। एंड द लास्ट वन क्या है कि लास्ट में हम जानेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे। अब हमने बताया ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी समाज में चेंजेस आते जाते हैं, लिटरेसी रेट बढ़ जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ जा रही है, तो हम सिस्टम को और एफिशिएंट बनाते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बैलेट पेपर क्या होता है कि ऐसे एक पेपर होता था, उस पर फिगर लगी होती थी, नाम होता था, उस पर से स्टैंप मारते थे और स्टैंप मार के बैलेट बॉक्स में डाल दिया। उसमें चीज़ों को ख़राब करने में या उसमें बेईमानी करने के चांसेस, चीटिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लेके आए? इसको ख़त्म करने के हम लेके आए EVM, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज के टाइम में EVM और इसके साथ एक फीचर और ऐड कर दिया, VVPAT, यानी वोटर वेरीफाइएबल प्रिंटेबल ट्रेल। यानी जब आप वोट डालोगे तो आप देख सकते हो कि जिस पे आपने बटन दबाया उसी की स्लिप निकल के गिरी है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कि हम किन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए जिससे हम अपने इलेक्शंस को और रिप्रेजेंटेटिव बना सकें, उनको और सिटीजन्स ओरिएंटेड बना सकें। क्योंकि मेन मोटिव तो इलेक्शन का यही है ना कि सिटीजन्स की एस्पिरेशन को, उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। अब बार बार इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और इलेक्शन कहाँ है? इलेक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ इलेक्शन होते हैं, या इलेक्शन वहाँ होते हैं जहाँ डेमोक्रेसी होती है? तो इन 2 क्वेश्चंस को अभी समझते हैं क्या है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, कि सिक्का तो एक ही है पर उसके अलग अलग पहलू हैं, कि डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है, या कोई बोले कि भैया इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी है। तो अभी इन 2 क्वेश्चन को हम समझते हैं, और जब इन 2 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, आप खुद पे बताओगे कि क्या ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हुआ यहाँ से? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया 2 क्वेश्चन बोले ना आपने इसमें, कि 2 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शन, विच मीन्स कि क्या हम बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करा सकते हैं?
तो सोचो तुम क्या करा सकते हैं, क्या बताओ। क्या हम बोल रहे हैं कि भैया हम डेमोक्रेसी हैं पर हम इलेक्शन नहीं करा रहे, तो ऐसा क्या पॉसिबल है। हम बोले कि भैया हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं पर हम पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे नंबर के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा कि नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन माने जब हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई करे, अभी समझाएंगे इसको। नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी, यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्शन की नीड क्यों है, इस क्वेश्चन की डिमांड यही तो है, वो यही तो पूछना चाह रहा है कि क्या बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या बिना इलेक्शन के कभी कोई डेमोक्रेसी हो सकती है। तो आओ समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आए, क्या, एक क्या है, एक आया है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन अभी समझेंगे। एक वर्ड आया हमारा क्या, एक वर्ड हमारा आया रिप्रेजेंटेशन, इसको याद रखना है। और दूसरा वर्ड क्या आया हमारा, दूसरा वर्ड आया हमारा, दूसरा वर्ड आया हमारा डेमोक्रेसी। तो अभी समझते हैं, इन एक शब्द को समझेंगे और एक शब्द के समझने से ही हम दूसरे शब्द को अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो पहले हम यहाँ समझते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि क्या है डेमोक्रेसी, कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी यानी व्हाट इज़ लोकतंत्र। लोकतंत्र की वजह से ही तो इलेक्शन आ रहा है। अब हम बोलेंगे भैया हमें रहना ही नहीं है लोकतांत्रिक, हमें रहना ही नहीं है डेमोक्रेटिक, हम तो अथॉरिटेरियन रहेंगे, तो क्या हमें इलेक्शन की ज़रूरत है। सोचो, कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ भी इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, सिर्फ क्यों, कि अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, एक ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि भैया तुम्हें लग रहा है हमारे यहाँ एक ही लीडर है, हम तो इलेक्शन कराते हैं। और डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है, इलेक्शन, तो मतलब हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ही, बट ऐसा होता नहीं है। तो आओ समझते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक क्या है, एक है डेमोस और एक है क्रेटोस। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं ग्रीक वर्ड। मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में जितनी भी हम पॉलिटिकल फिलोसफीज़ या पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं वेस्ट से। वेस्ट में वो चीज़ें उस टाइम पे ग्रीक लैंग्वेजेस में यूज़ होती थी। जब एथेंस, प्लेटो, एरिस्टोटल हम पढ़ेंगे तो वो ग्रीक वर्डिंग यूज़ करते थे, उसी की वजह से आज के टाइम में ये सब चीज़ें बनी है। तो इसलिए हमें इनका ओरिजिनेशन भी जान लेना चाहिए। मैंने बताया था ना अभी कि ह्यूमैनिटीज़ में रटेंगे नहीं हम, कुछ भी रटेंगे तो कल भूल जाएंगे, बट एक बार समझ लेंगे। समझने में थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, चीज़ें धीरे धीरे समझ आ सकती हैं, बट एक बार यहाँ फिट हो गई तो जान जाए। पर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलोगे तुम कभी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किससे बनी है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है क्या, पीपल, और क्रेटोस का मतलब क्या होता है, पावर या फिर रूल। तो जब इनको हम बना दें दोनों को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वो पॉलिटिकल सिस्टम, एक वो राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पे रियल पावर किसके हाथ में है, जहाँ पे रियल पावर पब्लिक के हाथ में, रियल पावर जनता के हाथ में। अब आप यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी में तो रियल पावर किसके पास होती है, डेमोक्रेसी में रियल पावर लोगों के पास होती है, बट हमारे देश में तो रियल पावर मोदी जी के हाथ में है, कैसे हो गई वो लोगों के हाथ में। बट गधो, ये तो सोचो कि मोदी जी को चुन के किसने भेजा है, मोदी जी को चुन के भी तो हमने भेजा है ना, इलेक्शन हमने किया है ना उनका, उनको हमने तो इलेक्ट किया है। तो मोदी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियल पावर किसके पास हो गई, रियल पावर हमारे पास हो गई। तो ये याद रखना कि डेमोक्रेसी का जनरल मीनिंग होता है एक वो पॉलिटिकल सिस्टम, एक वो राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पे रियल पावर कौन ओन करता है, रियल पावर ओन करते हैं लोग, यानी एक पीपल प्लस रूल या पावर, एक ऐसे ही रूल, एक ऐसी पावर वाला सिस्टम जहाँ पे रियल ओनर कौन है, रियल ओनर है जनता। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, आओ देखते हैं कैसे। एक बार हम इसे समझ गए ना तो रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन हमें खुद अच्छा लगेगा, हम खुद समझेंगे।
अब डेमोक्रेसी दो तरह की कैसे होती है अभी देखते हैं कि भैया डेमोक्रेसी दो तरह की कैसी है। और बच्चों, पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, और लाइफ को थोड़ा घूमा करें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो कहीं घूम आए। लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। पढ़ाई करना जीवन का एक पार्ट है, वो जीवन नहीं है। तो जीवन को जीना भी। और पढ़ाई की टेंशन हम है ना, हम लेंगे तुम्हारी टेंशन, बस तुम क्लास अटेंड करो और इसको चीज़ों को समझो। तो डेमोक्रेसी कैसे हो गई? डेमोक्रेसी भी दो टाइप की हो गई। अरे ऐसे डिज़ाइन ना बना के ऐसे बताते हैं कि डेमोक्रेसी भी दो टाइप की है। एक डेमोक्रेसी को हमने बोला क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक को हमने क्या बोल दिया, एक को हमने बोला डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अभी समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस, कि भैया क्या है ये भारी भरकम शब्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये कुछ भारी भरकम नहीं है, बड़े इजी शब्द हैं। अभी समझा देते हैं, तुम्हें 2 मिनट लगेगी और फिर तुम भी कहोगे अरे भैया ये तो बहुत ईजी है। वैसे ही डर रहे थे हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, पता नहीं हमें लगता था क्या बवाल चीज़ है। तो कुछ बवाल नहीं है, आ जाओ। तो इनडायरेक्ट को समझने से पहले हम एक बार डायरेक्ट को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं। किस चीज़ में? डिसीजन टेकिंग में, कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन टेकिंग, यानी वो हर डिसीजन में कि क्या सोसाइटी में होना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए, कैसा कानून नहीं बनना चाहिए, जब उसमें लोग पार्टिसिपेट करें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कब हो सकता है? जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो या हमारी जनसंख्या कम हो। जब हमारे पास लोग कम हो तो हम उन सब लोगों से चीज़ों को पूछ के कर सकते हैं, बट जब हमारे पास लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो और हम सबसे पूछने लगेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पूछ ही पाएंगे और सबकी राय अलग अलग हो जाएगी, उसको कभी हम लागू कर नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कब होती है? जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या हो, कम हो। ये समझ लेना, पॉपुलेशन लिखा है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बट तुम एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना। तुम्हें एग्जाम में पॉपुलेशन ऐसे लिखनी है। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हें नंबर भी फिर शॉर्ट ही मिलेंगे, ठीक है। बट शॉर्ट फॉर्म में जब हमें चीज़ें याद करनी होती है, चीज़ों को करना होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है? जब पॉपुलेशन लो होती है। अब तुम बोलोगे इसका एग्जांपल तो बता दो। चलो भाई बताते हैं एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल क्या है? एंशियंट एथेंस, जो भी मैं बता रहा था ना, प्लेटो एरिस्टोटल वाला, वही सिस्टम। वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। हर किसी से पूछा जाता था कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा सिस्टम चाहते हैं, आप क्या सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं। तो वैसे ही चीज़ें होती थी। एक तो ये एग्जांपल है। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, उसका जो सबसे नीचे का सिस्टम क्या होता है, ग्राम सभा, उसको हम बोल सकते हैं कि वो भी एक इसी तरह का सिस्टम है। ग्राम सभा भी इसी तरह का सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सबकी रजामंदी से ही ली जाती हैं, ग्राम सभा, ठीक है। बट वो थोड़ा अलग तरह का है। जब हम पढ़ेंगे उसको तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने समझी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तुम्हें कहीं नीड लगी इलेक्शन की? नहीं लगी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कि क्वेश्चन था हमारा, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शन? यस, वी कैन हैव डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शन। उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन लो होनी चाहिए, और वो पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि सिटीजन्स चूज देयर, या चूज वर्ड यूज़ ना करके हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं जिससे तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। सिटीजन्स
इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिसीजन टेकिंग, यानी क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहे हैं कौन? कि जो लोगों ने किसे किया है, जिसे इलेक्ट किया है। किसको इलेक्ट किया है? रिप्रेजेंटेटिव को। और ये कब होता है? जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। यानी अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन में हर किसी से पूछने लगे कि भैया आप बता दो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या वो ये देश, क्या वो संस्था, क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम एफिशिएंट वे में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाया कि उसके लिए हम इलेक्शन कराएंगे, रिप्रेजेंटेशन कराएंगे, किसी को चूज़ करेंगे, और जिसको हम चूज़ करेंगे वो हमारे बिहाफ पे क्या करेगा? हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो ये कहाँ होता है? जब पॉपुलेशन क्या होती है? जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। मैं ऐसे लिखूँगा, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है। तुम्हें कैसे लिखना है? पॉपुलेशन ऐसे लिखना, नहीं तो तुम भी शॉर्ट हो जाओगे मार्क्स में, हाइट में नहीं, मार्क्स में शॉर्ट हो जाओगे। और इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में तुम सबसे अच्छा समझो किसको? इंडिया को। बाकी कंट्रीज़ में भी यही चलता है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, कुछ भी हो गया, बट इंडिया एक वो एग्जांपल है जिसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करा है? यहाँ पे भी हमने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी है ना, बट वो कैसी है? वो इनडायरेक्ट है। हमने किसी को चूज़ किया है, किसी को चुना है अपने बिहाफ पे, और हमारे बिहाफ पे वो क्या कर रहा है? वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का फिर दूसरा आंसर भी हो गया कि नहीं, वी कैन नॉट हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग इलेक्शन। बट उसकी एक प्री कंडीशन है कि हम बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी कब एस्टेब्लिश नहीं कर सकते? जब हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो। मैंने यहाँ लिखा भी है कि नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी, यानी इलेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीज़ों को सुचारू रूप से, चीज़ों को एफिशिएंट वे में चलाना है, तो तब हमें इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। बट वहीं अगर हमारे देश की जनसंख्या या हमारे समाज में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फैमिली। अब फैमिली में चुनाव थोड़ी होता है कि मम्मी डिसीजन लेंगे या पापा डिसीजन लेंगे। फैमिली में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं? फैमिली में सब एक साथ बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और फिर देखते हैं कि एक परिवार के लिए या परिवार में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे समाज में रहने वाले लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सिलेक्ट करेगा? लार्ज डेमोक्रेसी में हमारे द्वारा चुना गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ही फैमिली में हम चुनाव ना करा के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि फैमिली समाज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। समाज भी तो यूनिट्स में डिवाइड है ना। फैमिली हो गया, फिर फैमिली के बाद ट्राइब्स आ जाती हैं, फिर बड़ी सोसाइटी आएगी, और फिर नेशन आ जाता है। तो फैमिली में हम इलेक्शन नहीं करते हैं कि बच्चे वोट डाल रहे हैं कि टाई हो गया, 2 बच्चों ने मम्मी को वोट दे दी, 2 बच्चों ने पापा को वोट दे दी, फिर इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता। फैमिली में अगर डिसीजन लेने, तो फैमिली में सब लोग एक साथ बैठेंगे, उनके प्रोज पे, उनके कॉन्स पे, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, जो डिसीजन हम लेने वाले हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उन पर डिस्कशन होता है, और फिर फाइनली चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला। पर तुम बोलोगे भैया जब हमने शुरू करा था आपने तो बोला था 2 क्वेश्चन है। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी हैव इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, यानी अभी देखना है इसको, विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि भैया जब देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, देश में लोकतंत्र ही नहीं है, तो क्या हम वहाँ पे इलेक्शन करा सकते हैं क्या? तो इसको ऐसे समझो, मैं तुमसे पूछूं बच्चों क्या खाओगे, तुम पूछो भैया हम खाएंगे बर्गर खाएंगे, हम खाएंगे पिज़्ज़ा, मैं तुम बोलूँ बोलते रहो, एंड में मिलेगी खिचड़ी खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो वही वाला सीन ये है कि जब समाज में, किसी देश में लोकतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र का ट्रू मीनिंग क्या है कि लोगों के पास चॉइस हो कि मेरी डिमांड्स का, मेरी नीड्स का जो बेटर रिप्रेजेंटेशन करेगा मैं उसको वोट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे बिहाफ पे वो डिसीजन ले। यही तो ट्रू सेंस है ना एक डेमोक्रेसी का। और जब वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो फिर इलेक्शन करके करेंगे क्या हम? बट फिर भी कोई ना कोई देश कुछ तो कराता ही होगा। गैस करो ये कहाँ होता होगा? पड़ोसी है हमारा, वहीं होता है, यानी चाइना में, नॉर्थ कोरिया में,
पाकिस्तान का एग्जांपल मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो तो बेचारे यूनिक एग्जांपल हैं, उनकी चीज़ें ही अलग होती हैं, वो काम ही अलग तरीके से करते हैं, तो उसको भी डिटेल में समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में। यूनिक चीज़ों को अलग से पढ़ना चाहिए ना, जो बेचारे हैं ही अलग, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या है। तो चाइना भी क्या है कि चाइना भी वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी मीन्स कि अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, आप और कोई पार्टी एस्टैब्लिश या और किसी पार्टी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो लोगों के पास चॉइस है क्या, बट वो फिर ही बोलते हैं कि भाई हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, हम भी डेमोक्रेसी हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है अपनी इमेज को ग्लोबल लेवल पे, अपने परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए कि भैया चाइना में भी इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी तुमसे पूछा ना कि बताओ क्या खाओगे, बर्गर खाओगे, क्या खाओगे, तुम बता भैया हम बर्गर खाएंगे, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, मैं बोलते रहो, एंड में मिलेगी खिचड़ी, खिचड़ी खाना, वो भी पतले वाली, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। अथॉरिटेरियन रूलर जो होते हैं, अथॉरिटेरियन कंट्रीज जो होती हैं, वो भी इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं। और वो इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराती हैं? वो इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं अपने अथॉरिटेरियन रूल को जस्टिफाई करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कि भैया हम अथॉरिटेरियन नहीं है, हमें तो जनता चुन के भेज रही है, इलेक्शन तो हो ही रहा है ना। तो सिर्फ इलेक्शन हो जाने मात्र से ही कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनती, ठीक है। तो ये कौन करा रहे हैं? ये अथॉरिटेरियन करा रहे हैं। और क्यों करा रहे हैं, कि ऐसा हो क्यों रहा है? वाई? तो वाई का आंसर है क्यों, टू जस्टिफाई देयर अथॉरिटेरियन रूल। अपने अथॉरिटेरियन रूल को ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे एक इमेज क्रिएट होना क्यों ज़रूरी है? अब जब आप स्कूल जाते हो, आप चाहते हो ना कि मेरे स्कूल में मेरी एक इमेज क्रिएट बने, कि मैं स्कूल के अच्छे बच्चों में आऊँ या गंदे बच्चों में आऊँ, मेरे को टीचर भगा दें एकदम, आए या ऐसे करें कि अरे 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 बहुत अच्छा बच्चा। तो उसके पीछे तुम्हारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ना, कि जब तुम अच्छे बच्चे होगे तो तुम्हारा गर्ल इंटरेक्शन भी अच्छा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे, बाकी टीचर भी तुमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री का ग्लोबल पर्सपेक्टिव जब अच्छा होता है, ग्लोबल लेवल पे उसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, टूरिज़्म आता है। टूरिज़्म सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो जॉब्स भी क्रिएट करती है, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पे क्या होता है? ग्लोबल लेवल पे अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ भी अपने आप को जस्टिफाई करती हैं एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, के भैया हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट ही हैं, ठीक है। अब ये हुआ। अब हम क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है क्या? डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इसको अभी मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट अभी बता के जाना है क्या है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इसको हम डरो मत, आज कवर नहीं करेंगे, बस आज लिखवा देंगे, जिससे जब हम नेक्स्ट क्लास में आए तो आप एकदम से कोरिलेट करें और चीज़ों को आसानी से समझना शुरू करें। ऐसा ना हो अरे 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 ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया भैया। तो नया नुआ कुछ नहीं है, पुराने से ही शुरू करेंगे, बट इसको आप एक बार आज लिख लें। तो इसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम FPTP सिस्टम, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है PR सिस्टम, यानी इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम इन दोनों सिस्टम्स को ही पढ़ेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी दो ही सिस्टम होते हैं, बस इनका वेरिएंट अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो उसको हम जानेंगे। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इन स्लाइड्स को इसको पढ़ के आएंगे। जब आप पढ़ के आएँ तो चीज़ें आसानी से आपको आगे की समझ आएँ, और किसी चीज़ को रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है। जब हम समझेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और बिना ज़्यादा मेहनत किए हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म में याद रख सकेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐसे कंटेंट को आगे देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।